इश्क वाला। ऑबरॉय मैंशन से निकलते ही जानवी कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाती है और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि वो अंदर से बंद था। जानवी इधर उधर देखते हुए खुद से कहती है, मैं भी ना कैसे भूल गई कि कल मामी ने कहा था कि अगर टाइम से घर नहीं आई तो वो मुझे घर में नहीं आने देंगी। चलो कोई बात नहीं, आज की रात मैं यहीं पर रह लूँगी और जब कोई सुबह दरवाज़ा खोलेगा तो अंदर चली जाऊँगी। खुद से ये सब कहकर जानवी वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाती है और आसमान की ओर देखने लग जाती है और बोलती है, आज का दिन बहुत थकाने वाला था माँ। आपको पता है आज मैंने कितना कुछ किया। पहले उस डेविल के साथ मीटिंग में गई, फिर उसने मुझे अपने घर पर काम करवाया और फिर जब घर आई तो देखो दरवाज़ा भी बंद है और आज तो मैं दादी से भी नहीं मिल पाई, सिर्फ और सिर्फ उस डेविल के कारण। अरे मैंने आपको तो बताया ही नहीं कि वो डेविल है कौन। अरे वो तो मेरा बॉस है जिसके लिए मैं यहाँ काम करती हूँ और वो थोड़ा खड़ूस है, हर समय मुझ पर चिल्लाता ही रहता है जैसे मैंने उसकी भैंस ही चुरा ली हो। अब आप ही बताओ क्या करूँ मैं। जानवी आसमान में देखकर बातें कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ साहित्य अपनी आंखें खोलता है। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो खुद से बात करते हुए कहता है, क्या हो गया है, आज ठीक से सो भी नहीं पा रहा। क्या वो जेहान घर पहुंच गया होगा? पर मुझे क्या, मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ। साहित्य खुद की ही उधेड़-बुन में लगा हुआ था और तभी वो अपना फ़ोन उठाता है और वहीं दूसरी तरफ जानवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी उसका फ़ोन बजता है और वो फ़ोन उठाकर देखती है तो दूसरी तरफ से साहित्य की आवाज़ आती है, क्या तुम घर पहुंच गए? जानवी जेहान की आवाज़ में कहती है, जी सर। उसके इतना कहा ही था कि साहित्य फ़ोन काट देता है और वहीं जानवी अपने फ़ोन को देखते हुए कहती है, ये क्या था। ये कहकर वो अपना सिर झटक देती है और वहीं दीवार से सिर लगाए सो जाती है। जानवी की आंख दूध वाले के साइकिल की घंटी सुनकर खुलती है और वो जल्दी से सीढ़ियों के पास से उठ जाती है और एक ओर जाकर छुप जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे जेहान वाले रूप में देखे। तभी दूध वाला घर के सामने आ जाता है और निर्मला बाहर आती है और दूध वाले से बर्तन में दूध लेती है और वापस से अंदर चली जाती है, पर दरवाज़ा खुला छोड़ जाती है और उसके साथ ही जानवी छुपते छुपाते घर के अंदर चली जाती है और वहाँ से सीधा अपने कमरे में चली जाती है और नहा धोकर कुछ देर पढ़ाई करने के बाद जानवी दादी से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में दादी के साथ कुछ समय बिताने के बाद जानवी डॉक्टर के पास चली जाती है क्योंकि उसे दादी की हेल्थ के बारे में पता करना था और डॉक्टर ने उसे बुलाया भी था। मिस जानवी आइए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर सुधीर हल्का मुस्कुराते हुए जानवी से कहते हैं तो जानवी जाकर उनके ठीक सामने की चेयर पर बैठ जाती है और कहती है, डॉक्टर आप कौन सी ज़रूरी बात करना चाहते थे। डॉक्टर सुधीर थोड़ा गंभीर होते हुए कहते हैं, देखो जानवी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम्हारी दादी का हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा और ये काम जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा है, वरना हर बीतते दिन के साथ उनके लिए खतरा बढ़ता ही जाएगा। और एक बात कि इस हॉस्पिटल के कुछ रूल हैं जिसके हिसाब से तुम्हें ऑपरेशन का 50% पहले देना होगा और बाकी ऑपरेशन के दिन, और साथ ही तुमने अब तक उनको एडमिट करने की फ़ीस भी नहीं भरी है। मैं इससे ज़्यादा और मदद नहीं कर सकता जानवी, पहले ही मैंने तुम्हें काफ़ी दिन तक मदद कर दी, पर अब तुम्हें कल तक सारी फीस पे करनी ही होगी, वरना। इतना कहते हुए डॉक्टर सुधीर चुप कर जाते हैं और जानवी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। फिर वो उनसे कहती है, आपने अभी तक जो किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। मैंने अपने ऑफिस में बात की है और उन्होंने कहा है कि शायद कुछ दिनों तक वो मुझे लोन भी दे दें और जैसे ही मुझे लोन मिलता है मैं आपके सारे बिल पे कर दूंगी। डॉक्टर सुधीर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, जानवी, पर मैं हॉस्पिटल के रूल्स को नहीं तोड़ सकता, तुम्हें कल तक फीस पे करनी ही होगी। जानवी के लिए अब ये बहुत बड़ी वाली मुश्किल हो गई थी। अब कैसे कर वो पैसों का इंतज़ाम करना था। वो डॉक्टर से बात करने और दादी के बारे में जानने के बाद वहाँ से चली जाती है
हॉस्पिटल से लेकर ऑफिस पहुंचने तक जानवी पूरे रास्ते यही सोचते हुए आ रही थी कि वो पैसों का इंतज़ाम कैसे करे। ऑफिस पहुंचते ही वो सीधा अमन के पास जाती है और अमन उसे देख मुस्कुराते हुए कहता है, हे जेहान, कहाँ हो आजकल? लगता है सर के साथ काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए। जेहान बनी जानवी के चेहरे पर चिंता थी। वो कहती है, अमन सर, वो मैंने आपसे लोन के बारे में बात की थी ना, और आपने कहा था कि वो कुछ दिनों में मुझे थोड़ा बहुत लोन दे देंगे, उसका क्या हुआ? अमन जानवी की परेशानी समझ जाता है और कहता है, हाँ मुझे याद है जानवी, और तुमने कहा था कि तुम्हें ज़रूरत है और मैंने बात भी की थी, पर तुम्हें यही बताने वाला था कि साहित्य सर ने तुम्हारा लोन कैंसिल कर दिया है। अमन की बात सुन जानवी हैरान रह जाती है और परेशान होकर कहती है, पर ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया? इस काम के लिए तो कोई और डिपार्टमेंट में है ना, फिर वो कैसे कैंसिल कर सकते हैं? अमन उसे समझाते हुए कहता है, देखो जानवी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब सर के अंडर ही आता है, और उन्होंने तुम्हारी एप्लीकेशन क्यों कैंसिल करवा दी वो तो वही जानते हैं। जानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे साहित्य किसी की परेशानी समझे बिना ये सब कर सकता है। वो खुद में ही कहती है, आखिर कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं वो मुझसे, मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। जानवी वहाँ से आगे बिना कुछ कहे ही चली जाती है और सीधा साहित्य के कैबिन की ओर चली जाती है। जानवी बिना दरवाज़ा खटखटाए साहित्य के कैबिन के अंदर चली जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि कैबिन में कोई भी नहीं था। फिर वो बाहर रिसेप्शन एरिया में जाती है जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी और वो उससे जाकर पूछती है, साहित्य सर कहाँ हैं? वो लड़की जेहान को देखती है और एटीट्यूड में कहती है, सर के पर्सनल असिस्टेंट तो तुम हो और तुम्हें ही नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। जेहान खुद को काबू करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? वो लड़की उसकी ओर देखती है और कहती है, सर आज नहीं आए। जेहान ये सुनने के बाद सीधा ऑफिस से बाहर निकल जाता है, क्योंकि कुछ भी आज तो उसे साहित्य से बात करनी ही थी, क्योंकि उसके पास सिर्फ आज तक का समय था। वो लड़की अपना सिर हिला देती है और खुद से बात करते हुए कहती है, कैसा अजीब लड़का है, थैंक यू भी नहीं कहा। खैर मुझे क्या। जेहान ऑफिस से सीधा ओबरॉय मैंशन के लिए निकल जाता है ताकि साहित्य से मिल सके और उसे समझा सके कि ये लोन मिलना उसके लिए कितना ज़रूरी है। कुछ ही देर में जानवी ओबरॉय मैंशन के सामने आ खड़ी होती है और जब वो अंदर जाने लगती है तो बाहर खड़ा गार्ड उसे रोक देता है और बोलता है, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। पर क्यों नहीं जा सकता? मैं कल भी तो यहाँ आया था ना सर के साथ। जेहान उसे याद दिलाते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है कि आप कल छोटे बाबा के साथ आए थे, पर आज आप अकेले हो और हमें किसी ने कुछ नहीं बताया कि कोई आने वाला है, और बिना किसी की परमिशन के हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। वो गार्ड जेहान को सीधा सा जवाब देते हुए कहता है। वहीं जेहान वहाँ से मुड़ता है और खुद से कहता है, अब क्या करूँ, ये लोग मुझे ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे, मैं किससे परमिशन लूँ? अब मुझे कोई और ही रास्ता ढूंढना होगा। ये सब सोचते हुए जेहान इधर से उधर चक्कर काटने लगता है और अपने दिमाग के घोड़े तेज़ी से दौड़ाता है। काफ़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से कहता है, लगता है अब यही करना पड़ेगा। चल बेटा जेहान, हो जा तैयार, अगर किसी को पता चल गया तो तेरी खैर नहीं, पर दादी आपके लिए तो मुझे ये सब करना ही होगा ना। जेहान ओबरॉय मैंशन के पिछले हिस्से में चला जाता है, पर वहाँ की दीवार काफ़ी बड़ी थी जो उसके लिए पार करनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। और उसे देखने के बाद जेहान खुद से कहता है, अरे यार, मैंने सोचा था कि यहाँ से अंदर छलांग लगा लूँगा, पर यहाँ की दीवार से अगर मैंने छलांग लगाई तो मेरी हड्डी बड्डी पक्का टूट जाएगी, और यहाँ से जाने का आइडिया कैंसिल, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। दीवार की ऊंचाई देखने के बाद जेहान अब किसी और तरीके के बारे में सोचता है कि क्या किया जाए। काफ़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और जेहान इस प्लान को आजमाने के लिए चल पड़ता है। काफ़ी देर बाद ओबरॉय मैंशन के बाहर खड़ा गार्ड अपने सामने देखते हुए कहता है, अरे अरे, ये सब क्या है? सामने से आता हुआ जेहान ढेर सारी फाइल्स लाकर उस गार्ड की चेयर पर रख देता है और अपने हाथ झटकते हुए कहता है, दरवाज़ा खोलिए, मुझे ये सारी फाइल साहित्य सर को देनी है। वो गार्ड फाइल्स को देखता है और फिर जेहान को देखते हुए कहता है, तुम तो वही हो ना जो अभी कुछ समय पहले यहाँ आए थे?
उस गार्ड की बात सुन जेहान हाँ में सिर हिला देता है और इस पर वो गार्ड कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ तुम लोगों के इन बहानों को, जानबूझकर ये सब लेकर आए हो ना ताकि अंदर आसानी से जा सको। जेहान ना में सिर हिलाते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है, ये फाइल से सर तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो मैंने लेकर आया हूँ। जेहान ये सारी बातें कहता है पर वो गार्ड उसकी कोई बात नहीं मानता और बोलता है, अगर ये अंदर लेकर जानी इतनी ही ज़रूरी है तो मैं साहित्य बाबा को देकर आ जाऊँगा, तुम जा सकते हो। जेहान मन ही मन खुद से कहता है, ये तो मान ही नहीं रहा, अब मैं कैसे उस खड़ूस से बात करूँगी। सोच जानवी, सोच कुछ। जेहान कुछ सोचने के बाद उस गार्ड से कहता है, ठीक है आप ही देकर आ जाओ, शुक्र है आज मैं तो बच जाऊँगा उसका शिकार बनने से। वो गार्ड नासमझी में जेहान को देखता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, किसका शिकार बनने से बच जाओगे। जेहान वापस मुड़ते हुए कहता है कुछ, आप जाओ तो सही, आपको पता चल जाएगा और फिर कभी उनके पास नहीं जाओगे। ये कहकर जेहान झूठी सी हंसी हंस देता है और वहीं गार्ड कुछ सोचने लग जाता है और फिर कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ मुझे। जेहान मायूस सा चेहरा बना लेता है और गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, अगर आप जानना ही चाहते हो तो सुनो फिर। वो क्या है जो साहित्य सर है ना, वो है। वो गार्ड धीमे से पूछता है, वो क्या, भूत कोई। जेहान ना में सिर हिला देता है और कहता है, अरे नहीं, वो नया वो है जिन्हें लड़के पसंद होते हैं और मैंने बहुत बार देखा है, वो ना आपको बड़ी प्यार भरी नज़रों से देखते हैं भैया। वो गार्ड जेहान पर शक करते हुए कहता है, पर तुम तो सिर्फ एक बार यहाँ आए हो, तुम्हें कैसे पता। जेहान थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे कैसे पता, हाँ जब मैं यहाँ आया था ना तो वो आपकी ओर देख रहे थे और मुझे इन मामलों में बहुत तजुर्बा है। जेहान की बातों के जाल में वो बेचारा गार्ड फंस जाता है और सीधे खड़े होते हुए कहता है, ठीक है तुम जाओ और ये ज़रूरी फाइल्स उन्हें देकर आ जाओ। जेहान ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं जा रहा, आप ही देकर आओ, मैं तो घर जा रहा हूँ। वो गार्ड जेहान को रोकते हुए कहता है, अरे वो क्या है, अगर मैं यहाँ से हिला तो कोई अंदर घुस गया तो। जेहान नीचे देखते हुए कहता है, ठीक है अगर आप इतना कह ही रहे हो तो। गार्ड हाँ में सिर हिलाता है और जेहान वहाँ से अंदर चला जाता है और आगे के गार्ड भी उसे नहीं रोकते क्योंकि पहले वाले ने सबको इशारे से उसे अंदर भेजने को कह दिया था।